हेलो नमस्कार, मैं ब्रिजेश उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के परिचय के बारे में बताया था और उसके अलावा हमने बात करी थी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों के बारे में। तो वहीं से शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूं आपके लिए। मुझे आप बताइए, ये कौन सा देश है? वेनेजुएला। उसके बाद यहाँ पे आप बढ़े थे गुयाना, उसके बाद सूरीनाम, उसके बाद फ्रेंच गुयाना, और उसके बाद ये बड़ा सा देश ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद आप आगे बढ़े थे, यहाँ पे उरुग्वे है। ये बड़ा सा देश आपको दिख रहा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद ये वाला साइड में कंट्री कौन सा है? चिली। और चिली से जब आप इस किनारे पे बढ़ेंगे तो ये है पेरू। पेरू। उसके बाद कौन सा ये कंट्री है? ये है इक्वाडोर। तो ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर से आप आगे बढ़ेंगे तो ये है कोलंबिया। और कोलंबिया से फिर से आ जाएंगे तो ये वेनेजुएला। यहाँ पे एक द्वीप आपको दिख रहा था, उसका नाम क्या था? वो था त्रिनिदाद व टोबैगो। तो त्रिनिदाद व टोबैगो ये यहाँ पे द्वीप थे। और एक द्वीप आपको यहाँ पे दिख रहा था, उसका नाम क्या था? गैलापागोस द्वीप। किस देश का था? वो था इक्वाडोर का। और दो देश मैंने आपको नहीं बताया, कौन कौन सा? ये वाला याद करिए, कौन सा देश है? बोलीविया। और ये वाला पैराग्वे। यही वो दो देश हैं जो साउथ अमेरिका महाद्वीप में लैंड लॉक कंट्री हैं, स्थलरुद्ध देश हैं। तो ये है। और इसके अलावा एक द्वीप यहाँ पे आपको मिला था, क्या नाम था उसका? फॉकलैंड द्वीप। तो फॉकलैंड द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये आपको उम्मीद है रिवाइज कर लिया होगा आपने। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये परिचय आपने कल देखा था इस क्लास को। आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो दोबारा उस क्लास को जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे उस पे टाइम नहीं देंगे। सो यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। अब अगले लेक्चर में चलते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे राजधानियों की और विषुवत रेखा और मकर रेखा की। तो फर्स्ट जहाँ से हमने शुरू किया था, अब आपको क्या करना है? राजधानी देखनी है, साथ में ये दिमाग में ले आना कि ये कंट्री कौन सा है। तो ये कंट्री याद करिए, कौन सा है कंट्री? ये वेनेजुएला है। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। स्टार ये आपको दर्शा रहा है कि ये कंट्री की जो कैपिटल है वो शो कर रहा है। तो कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। उसके बाद वेनेजुएला से जब आप बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा गुयाना। और गुयाना की राजधानी आपको क्या दिख रही है? जॉर्ज टाउन। गुयाना से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये है सूरीनाम। और सूरीनाम की राजधानी क्या है? पैरामारिबो। तो सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो। उसके बाद आपको मिलेगा फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? कोयन्ने। फ्रेंच गुयाना के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार लगा हुआ है और नाम क्या लिखा हुआ है? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ये ब्राज़ील की राजधानी है। और उसके बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पे है उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी देखिए क्या है? मोंटेवीडियो। तो मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है। फिर आप इधर बढ़ेंगे तो ये है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी देखिए क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के बाद आप इस साइड जाएंगे और इस साइड जाएंगे तो ये एक पट्टी नुमा देश दिख रहा है, इसका नाम है चिली। और चिली की राजधानी आपको मिलेगी क्या? सेंटियागो। तो चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली से आप आगे बढ़ेंगे तो ये देश कौन सा मिलेगा आपको? पेरू। और पेरू की राजधानी देखिए क्या है? लीमा। पेरू के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये है, देश का नाम है इक्वाडोर। और इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल क्या है? क्वेटो। और क्वेटो विषुवत रेखा पर स्थित है। ये हम बात करेंगे अभी अब थोड़ी देर में। उसके बाद अगर हम इक्वाडोर से आगे बढ़ें, इक्वाडोर के बाद फिर से आप बढ़ेंगे, यहाँ पे है, ये कौन सा देश है? कोलंबिया। और कोलंबिया की राजधानी देखिए क्या है? बगोटा। और कोलंबिया से फिर आप आगे बढ़ जाएंगे तो वेनेजुएला में पहुँच गए। इसका मतलब एक बार फिर से देखते हैं,
वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोयन्ने है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। पेरू की राजधानी लीमा। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो और कोलंबिया की राजधानी बगोटा। 2 देश बच गए, कौन कौन से? 2 लैंड लॉक कंट्री बच गए हैं। ये है बोलिविया, बोलिविया की राजधानी लापाज है। और पराग्वे, पराग्वे की राजधानी अशुनसियन है। ये राजधानी, आपको राजधानी याद होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और नॉर्मली भी एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल पूछ लेगा आपसे कि चिली की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है। तो चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। बोलिविया की राजधानी लापाज है। पेरू की राजधानी लीमा है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। तो ये तो हो गए राजधानियाँ। अब एक ऊपर वाले मैप पे हम लोग चलते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ। ये एक लाइन है जो आपको बताएगी, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री, इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। आपसे सवाल पूछ लेंगे कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होके गुजरती है। तो आप देख रहे हैं कौन सा देश है ये? इक्वाडोर। ये पेरू से नहीं गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इसका मतलब ये है कि विषुवत रेखा 3 देशों से गुजरती है और उसमें वो 3 देश कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो आपसे सवाल एग्ज़ाम में बहुत बनते हैं कि विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो हमने साउथ अमेरिका के देशों में देखा कि इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है और ब्राज़ील से गुजरती है। अब एक और रेखा देखते हैं कौन सी है। वो है मकर रेखा। चिली से गुजर गई, अर्जेंटीना में एंटर किया, फिर पराग्वे से जाएगी और फिर ब्राज़ील में एंटर करेगी। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और मकर रेखा कौन सी डिग्री पे है? 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा गुजरती है। और किन किन देशों से गुजर रही है? चिली से गुजर रही है, अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ब्राज़ील से। तो आप देख रहे हैं मकर रेखा 4 देशों से गुजर रही है। और विषुवत रेखा कितने देशों से गुजर रही है? 3 देशों से। क्या कोई आपको ऐसा देश दिख रहा है जो कॉमन हो, जिनसे दोनों रेखाएं गुजर रही हैं? एक देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील वो ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जिससे विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। अब आते हैं इस मैप पे दोबारा। ये लाइन खींची हुई है। ये लाइन थोड़ी सी मेरी टेढ़ी हो गई है। आप इस लाइन को यहाँ से लेके जाना है ना, ऐसे। और विषुवत रेखा आप देख रहे हैं, ये स्टार जो बना हुआ है यहाँ पे, ये स्टार, और वो स्टार क्या है? इक्वाडोर की राजधानी है। और राजधानी इक्वाडोर की क्या है? क्वेटो। क्वेटो जो राजधानी है एकदम विषुवत रेखा पर ही स्थित है। आपसे सवाल पूछ लेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सी राजधानी विषुवत रेखा पर स्थित है, तो वो कौन सी राजधानी है? क्वेटो। और क्वेटो किसकी राजधानी है? इक्वाडोर की राजधानी है। तो यहाँ से विषुवत रेखा किस किस देश से गुजर रही है? इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राज़ील से। ये आप जो ब्राज़ील का कलर देख रहे हैं ना, ये इस बात का संकेत है कि एक ही कलर है, क्योंकि एक ही देश को इस कलर से कलर किया गया है। वो सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि ब्राज़ील से दोनों रेखाएं गुजर रही हैं। विषुवत रेखा भी गुजर रही है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से मकर रेखा भी गुजर रही है। तो ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिससे दोनों रेखाएं गुजरती हैं। इसके अलावा आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये तो है, याद रखनी है कि विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो ये मैंने आपसे बात करी है किन किन चीज़ों की। एक तो राजधानी और विषुवत रेखा, मकर रेखा। एक बार फिर से हम अपने वापस ऊपर वाले मैप पे चलते हैं और वहाँ से एक बार रिकैप करते हैं।
मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ। चलिए अब आप मुझे बताएंगे, ये है वेनेजुएला और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। वेनेजुएला से आप आगे बढ़ेंगे और वेनेजुएला से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा देश मिलेगा? गुयाना। और गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। उसके बाद आपको ये देश मिलेगा कौन सा? सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी है पारा मैरिबो। और उसके बाद ये देश कौन सा मिलेगा? ये है फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या थी? आप याद करके बताइए, तब तक मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा अभी। काइने या जस्ट मिनट देख लेते हैं अभी। हाँ, कोयन्ने नाम है इसका, तो ये राजधानी है, यहीं पे देख लेते हैं। तो कोयन्ने राजधानी है इसकी। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। पेरू की राजधानी लीमा है। सो आप लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, रिकॉर्ड दोबारा देख सकते हैं आप। एक राजधानी छूट गई है, वो है त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है क्या? पोर्ट ऑफ स्पेन, ये राजधानी है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वतों के बारे में। सो आप अपने मैप में इस तरीके का एक पर्वत श्रृंखला बना सकते हैं। ये देखिए पर्वत श्रृंखला बनी हुई है ऐसे। तो ये पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी साइड पर बनी हुई है। ये पश्चिम साइड है और वेस्टर्न साइड पूरी ये श्रृंखला पर्वत श्रृंखला के द्वारा ही बनी हुई है इस साइड पे। और इस पर्वत का नाम है उस पर्वत का नाम क्या है? एंडीज़ पर्वत श्रृंखला। एंडीज़ पर्वत श्रृंखला, ये एंडीज़ पर्वत है पूरा। और ये विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी। इतनी लंबी दुनिया में कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं मिलेगी आपको। लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 7,000 किलोमीटर की लंबाई है। ध्यान रहे हिमालय की जब बात होती है तो हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, लंबाई की बात नहीं होती वहाँ पे, तो वो सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर लंबाई की बात करेंगे तो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची, सबसे लंबी श्रृंखला है। और एंडीज़ पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, ऊंची पीक की बात करें, तो वो है माउंट अकांकागुआ। माउंट अकांकागुआ देखिए चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, लेकिन इसका जो पीक पॉइंट है, जो ये पॉइंट है एकदम पीक वाला, वो पड़ जाता है अर्जेंटीना में। मतलब ये पर्वत श्रृंखला कुछ आप कह लो कि मान लीजिए ऐसे है, ऐसे, लेकिन है तो दोनों देशों में, लेकिन इसका जो पीक पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वो अर्जेंटीना में पड़ता है। तो ये आप कह सकते हो कि माउंट अकांकागुआ जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है इंडीज़ पर्वत श्रृंखला की, वो अर्जेंटीना में है। वैसे चिली अर्जेंटीना दोनों की बाउंड्री पर है। तो ये इंडीज़ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, नाम क्या है? माउंट अकांकागुआ। उसके अलावा आप देख रहे हैं एक और पर्वत श्रृंखला या चोटी बनी हुई है यहाँ पे, और इसका क्या नाम है? ओजोस डेल सलाडो। और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। दो सवाल बनते हैं कभी कभी, कभी कभी ये बन जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, पर्वत चोटी कौन सी है? ओजोस डेल सलाडो। ये भी इसकी पीक पॉइंट अर्जेंटीना में पड़ेगा। एक और सवाल यहाँ से थोड़ा सा आ जाता है माउंट कोटोपैक्सी को लेके। माउंट कोटोपैक्सी को भी लेके एग्जाम में कई बार सवाल पूछे हैं, और वो सवाल क्या आता है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो उसके लिए आंसर माउंट कोटोपैक्सी होता है। तो बहुत कई बार एग्ज़ाम में डाउटफुल हो जाता है प्रश्न कि क्या सवाल किया गया है।
तो जिस ऑप्शन में आपके पास ओजोस डेल सलाडो नहीं रहेगा वहाँ कोटोपैक्सी रहेगा, अगर दोनों हैं तो आप ओजोस डेल सलाडो को टिक कर लेंगे। इसके अलावा अब ये देखिए कहाँ पे है, माउंट कोटोपैक्सी किस देश में है, इक्वाडोर में है। ये इक्वाडोर है ना, छोटा सा इक्वाडोर। और उसके बाद एक और पीक आपको दिख रही है माउंट चिम्बराजो, ये भी इक्वाडोर में ही आपको मिलेगा, ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। उसके अलावा देखिए ये एक झील आपको दिख रही है, और ये झील किन दो देशों की बाउंड्री पर है, ये है पेरू और ये है बोलीविया। बोलीविया और पेरू की सीमा पर है एक झील जिसका नाम है टिटिकाका झील। और टिटिकाका झील की विशेषता क्या है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य का मतलब होता है इसमें नाव चलाई जा सकती है। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील का नाम क्या है, टिटिकाका झील। कहाँ पे है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। और प्रॉपर पेरू में प्रॉपर बोलीविया में एक झील और है जिसका नाम है पोपो झील। तो ये आप झील के बारे में, दो झीलों के बारे में याद रखेंगे, पोपो झील और टिटिकाका झील। एक झील और है आगे उस वाले मैप में, हम लोग अगले मैप में देख लेंगे। यहाँ पे है वो झील, वेनेजुएला में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है वो। तो वो वहीं पे लिखा हुआ है रहेगा तो वहाँ पे बता देंगे। वैसे इस झील का नाम चाहें तो आप बता सकता हूँ, मराकैबो झील नाम है इसका, मराकैबो झील। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। सो याद रहेगा, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है एंडीज़ पर्वत श्रृंखला की, माउंट अकांकागुआ, ये एंडीज़ पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ओजोस डेल सलाडो। और कभी कभी एग्ज़ाम में माउंट कोटोपैक्सी को भी लेके सवाल बन जाता है। और माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। एक माउंट चिम्बराजो भी है, ज्वालामुखी पर्वत है। एक झील टिटिकाका झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, क्योंकि एंडीज़ पर्वत श्रृंखला पर है और इतनी ऊंचाई पर कोई झील हो उसमें नाव भी चलाई जा सकती हो, ये वो झील है। पोपो झील बोलीविया में प्रॉपरली है, और टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। सो ये अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कुछ और विशेषताएं हम देखते हैं। ये देखिए जैसे कि गुयाना उच्च भूमि है, यहाँ पे वेनेजुएला में शामिल है, गुयाना में शामिल है, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, थोड़ा ब्राज़ील वाला क्षेत्र। उच्च भूमि का मतलब होता है पठार है ये। तो जहाँ भी आपको उच्च भूमि मिले इसका मतलब है कि वो पठार है। तो ये गुयाना उच्च भूमि का विस्तार आपको वेनेजुएला से लेके ब्राज़ील, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, इन सब देशों में आपको मिलेगा गुयाना उच्च भूमि। ये आप देख रहे हैं अमेज़न बेसिन है। ये अमेज़न बेसिन का मतलब ये है कि इसी क्षेत्र से अमेज़न नदी गुज़रती है, और अमेज़न नदी जब गुज़रती है तो उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है वो सब कहलाता है अमेज़न बेसिन। तो ये अमेज़न बेसिन है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्राज़ील के पूर्वी साइड पर एक पठार है जिसको बोलते हैं ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। और ब्राज़ीलियन उच्च भूमि किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर एक प्लेस है, एक स्थान है जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछते हैं, और उसका नाम क्या है, इताबीरा। इताबीरा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है ब्राज़ील का ये, उसी के लिए प्रसिद्ध। और कहाँ पर है, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में स्थित है ये। उसके अलावा हम देखिए यहाँ पे एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है, और एंडीज़ पर्वत श्रृंखला पर एक जंतु पाया जाता है जिसको कहते हैं लामा। ये ऊँट के जैसा दिखाई पड़ता है। चित्र में लास्ट में मैंने लगा रखा है, वो रिवीजन पर्पस के लिए हम देखेंगे जल्दी जल्दी। वो चित्र भी आपको मैं दिखाऊंगा कि लामा कैसे दिखते हैं। तो फ़िलहाल बस ये जान लीजिए कि जो लामा ऊँट
की प्रजाति है वो इसी एंडीज़ पर्वत श्रृंखला पर ही पाए जाते हैं। तो ये है। इसके अलावा एक पठार और आपको दिख रहा है, उस पठार का नाम क्या है देखिए, माटो ग्रासो का पठार। और ये किन दो देशों में फैला हुआ है, ब्राज़ील में और बोलीविया में। तो माटो ग्रासो का पठार ये ब्राज़ील और बोलीविया में फैला हुआ है। फिर यहाँ पे एक पठार आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है, ये प्रॉपर बोलीविया में है तो इसको बोलते हैं बोलीविया का पठार। इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं अल्टीप्लेनो, ये भी इसका नाम है। और बोलीविया का पठार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, टीन के भंडार यहाँ पे बहुत हैं, तो टीन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और बोलीविया की राजधानी आपको याद हो अगर, बोलीविया की राजधानी क्या थी, लापाज। लापाज इसी पठार पर स्थित है। एंडीज़ पर्वत श्रृंखला भी यहाँ से देखिए गुजर रही है और इसी पर स्थित है। तो लापाज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अगर कोई राजधानी है तो वो है लापाज, और वो किसकी राजधानी है, बोलीविया की राजधानी है। फिर हम थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और ये क्या है, ये है पैटागोनिया का पठार, या इसको मरुस्थल भी कहते हैं। तो पैटागोनिया का पठार कहिए या मरुस्थल कहिए, एक ही बात है। इसको खनिज भंडारों का भंडार भी कहते हैं, काफ़ी खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये इंडीज़ पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। देखिए इंडीज़ पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है। अगर समुद्री हवाएं यहाँ से उठती हैं तो ये पर्वत के इसी साइड वर्षा करेंगी, और दूसरा साइड जो होगा, मतलब इस साइड, पर्वत के इस साइड, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो ये शुष्क इलाका रहता है, और उसी के लिए बोलते हैं इसको वृष्टि छाया प्रदेश। और एक चीज़ यहाँ पे आपको और दिख रही है, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। आप देख के बताइए कि ये किस देश में फैला हुआ है। ये देश आपको याद आ रहा है, चिली। और ये वाला ऊपर वाला देश, सॉरी जस्ट मिनट, अभी ठीक हो जाएगा अपने आप। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, ये चिली है, और इसके अलावा ये है पेरू। और चिली और पेरू में फैला हुआ है इस मरुस्थल का नाम क्या है, अटाकामा मरुस्थल। तो अटाकामा मरुस्थल की विशेषता बड़ी खास है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। मतलब यहाँ पर आर्द्रता के नाम पर बहुत ही कम, नहीं के बराबर आर्द्रता होती है। मतलब यहाँ वर्षा मुश्किल से होती होगी कभी कभी, नहीं तो ये शुष्क इलाका है, बिल्कुल एकदम शुष्कतम है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है यहाँ पे, और नाम क्या है, अटाकामा मरुस्थल। और ये मरुस्थल किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार आपको मिलेगा इस मरुस्थल में। नाइट्रेट, तांबा, सल्फ़र के लिए ये अटाकामा मरुस्थल प्रसिद्ध है। तो बड़ी ही ख़ास बात है इसकी। और इसी के लिए इस एग्ज़ाम में प्रश्न भी बन जाता है कि अटाकामा मरुस्थल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, सल्फ़र के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये उम्मीद है मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँगा। तो ये आप देख रहे हैं, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछ लेंगे। ये प्लेस आपको याद होना चाहिए, इताबीरा है ये, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है ब्राज़ील में। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। और मुझे आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं, समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं थोड़ा और स्लो पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।